हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों को, यानी फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। और आज हम ये चीज़ समझेंगे कि मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है, पहले कितनी थी, कौन सा इसमें से हट गया है और कहाँ पे चला गया है। साथ में मौलिक अधिकारों का जो क्रम है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, इसको देखेंगे। साथ में इसको याद करने का एक ट्रिक जैसा आप कुछ कह सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ हम समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप बोलते रहते हो कि भाई सर आप हटते नहीं हो सामने से, तो ये स्क्रीनशॉट है। और आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हैं आप सबको पता है, फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 को सुशोभित कर रहे हैं, उसमें स्थित हैं भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनकी चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनकी चर्चा की गई है। परंतु वास्तविकता में जो अधिकारों की चर्चा है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक की गई है। मतलब जहां पे अधिकारों को बताया गया है कि इस अनुच्छेद में ये अधिकार है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये और इसमें ये अधिकार है। तो पूरा जो भाग है वो 12 से लेकर 35 तक है, जबकि बिल्कुल जो अधिकारों की चर्चा है वो 14 से लेकर 32 तक है। अब मैंने आपको विदेशी स्रोत पढ़ाए थे, संविधान के विदेशी स्रोत हैं, यानी कि संविधान में कुछ विशेषताएं जो हमने अन्य देशों के संविधान से ली हैं। उसमें एक विशेषता मौलिक अधिकार भी हैं। और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका से लिया है। और अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स जो है उसको देखते हुए, उसी को प्रमाण मानते हुए, उसी को आधार मानते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। या आप कह सकते हैं कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को भारतीय संविधान में लिया है। अब इसके एक दो अन्य नाम भी हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के एक दो अन्य नाम भी हैं। इसको भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं, इसको भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। और या इसको अधिकार पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो भारत का मैग्ना कार्टा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा क्या चीज है, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, तो आपको सीधे सीधे बोल देना है कि भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को बोलते हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तृत है। अब एक चीज और पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न इस तरह से करके पूछ लेगा कि नैसर्गिक अधिकारों का जिक्र संविधान के कौन से भाग में है। अब आपका दिमाग घूम जाएगा, भाई हमने मौलिक अधिकार पढ़े, हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है, पर ये नैसर्गिक अधिकार एक्चुअली में है क्या, ये आपका दिमाग घूम जाएगा। तो मौलिक अधिकारों को ही नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक जो शब्द है, इसका एक शब्द, ये प्राकृतिक शब्द का पर्यायवाची है। यानी प्राकृतिक बोलो या आप नैसर्गिक बोलो, एक ही बात है। यानी कि प्रकृति द्वारा जो अधिकार मनुष्यों को दिए हुए हैं, प्रकृति ने जो अधिकार मनुष्यों को जीवन जीने के लिए दिए हुए हैं, उन अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। और आप जब सब इन अधिकारों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये अधिकार प्रकृति भी देती है, जिसमें समता या समानता का अधिकार है। प्रकृति किसी के साथ भी कभी भी असमान भेदभाव नहीं करती है कि तू छोटी जाति का है या तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, या तू काला है या तू गोरा है, तो तेरे को अगर काला है तो तेरे को 10 किलो ऑक्सीजन मिलेगी एक साल में, तू गोरा है तो तेरे को 30 किलो ऑक्सीजन एक साल में मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है 30 लीटर मतलब कुछ भी, कि भाई तुमको खाने के लिए रोटी कम मिलेगी। तो प्रकृति कभी भी किसी के साथ में असमानता का व्यवहार नहीं करती। प्रकृति सबको हर तरह की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति किसी का शोषण नहीं करती है। प्रकृति हर व्यक्ति को किसी भी धर्म में जाने की, पूजा करने की और जो भी कोई काम धर्म से संबंधित है उसको करने की छूट देती है। प्रकृति सबको सबकी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भी दे रही है। और ये पांचों अधिकार जो हैं ये प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। और इसीलिए इन मौलिक अधिकार के चैप्टर को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, इसको प्राकृतिक अधिकार भी आप कह सकते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूं
एक चीज जान लेनी जरूरी है, मौलिक अधिकारों की संख्या जानने से पहले देखो मैंने आपको बता दिया कि मौलिक अधिकार जो हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं, पर मुख्य अधिकारों की चर्चा जो है वो 14 से लेकर 32 तक है। तो 12-13 में क्या है और 32 से आगे क्या है, तो 32 से आगे जब जाएंगे तब देखेंगे, पर अभी 14 से पहले 12 आ रहा है, अनुच्छेद 12 आ रहा है और अनुच्छेद 13 आ रहा है। दोनों ही अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है। देखो जब भी संविधान में या कानून में या किसी भी एक्ट में राज्य के शब्द का प्रयोग होता है तो आपको स्टेट से नहीं लेना है, उसका अर्थ आपको स्टेट से नहीं लेना है, आपको मतलब उत्तर प्रदेश से नहीं समझना है, आपको बिहार से नहीं समझना है, महाराष्ट्र से नहीं समझना है, आपको देश के संदर्भ में उस चीज को लेना है, राष्ट्र के संदर्भ में उस चीज को लेना है। तो राज्य की परिभाषा किसमें दी गई, एक लंबी चौड़ी परिभाषा है, उसको हम यहाँ नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अकॉर्डिंग संविधान के मुख्य मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा कहता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। उसके बाद अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। देखो न्यायिक का मतलब है कि न्यायालय द्वारा, न्यायिक का मतलब है कि न्यायालय द्वारा क्या किया जा रहेगा, या तो पुनरावलोकन किया जाएगा। पुनरावलोकन, इसको संधि विच्छेद करो, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन यानी कि अवलोकन करना, देखना, क्या करना, दोबारा। पुनः का मतलब होता है दोबारा, अवलोकन में देखना, दोबारा देखना। और किसके द्वारा देखा जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी न्यायालय दोबारा देखेगा या न्यायालय समीक्षा करेगा, न्यायिक समीक्षा होगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायालय पुनरावलोकन करेगा या समीक्षा करेगा किस चीज की, ऐसे कानूनों की जो हमारी विधायी संस्थाएं हैं। विधायी संस्थाएं कौन सी हैं, विधायी संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो कानून बनाने का काम करती हैं। केंद्र में वो विधायी संस्था संसद है और राज्यों में वो विधायी संस्था विधानमंडल है। संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। और जो आपका विधानमंडल है उसमें विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यपाल महोदय हैं। तो ये केंद्र में और राज्य में मिलकर कानून बनाती हैं। तो ये कानून कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, मौलिक अधिकार इनसे न्यूनीकृत तो नहीं हो रहे हैं, कम तो नहीं हो जा रहे हैं। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये जो नया कानून बन के आया है, इस कानून की वजह से मौलिक अधिकार कहीं दब तो नहीं जा रहे हैं, नागरिकों के अधिकार कहीं दब तो नहीं जा रहे हैं। इस चीज को देखने के लिए जो समीक्षा की जाती है, जो अवलोकन किया जाता है न्यायालय द्वारा, उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। और इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में बात कही गई है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी, यानी कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां मतलब कानून के मौलिक अधिकारों से संबंधित के खिलाफ जो विधियां जाएंगी। असंगत मतलब कि एक साथ संगत नहीं बैठेगी, संगत का मतलब क्या होता है, एक साथ बैठना। जो मौलिक अधिकारों के अनुकूल नहीं है, जो मौलिक अधिकारों के अनुकूल नहीं है, ऐसे कानून क्या माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों को न्यूनीकृत करते हैं या मौलिक अधिकारों से असंगत बैठते हैं, ऐसे विधियों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति, असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। और न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन किसको कहते हैं, कहीं जो नया कानून बन के आया है ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इससे मौलिक अधिकार खतरे में तो नहीं आ गए, इसको दोबारा से देखना, इसको रिव्यू करना, यही न्यायिक समीक्षा है। और यदि कोई इस तरह का कानून निकलता है कि वो मौलिक अधिकारों के ढांचे को बिगाड़ रहा है या उन्हें कम कर रहा है, तो ऐसे कानून शून्य होंगे, प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे और उनको अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है।
तो वर्तमान में आप सबको पता है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6 मौलिक अधिकार हैं, देखो लिखे हुए भी हैं 6 के 6 अधिकार, पर मूल संविधान में इनकी संख्या थी 7। मूल संविधान में इनकी संख्या थी 7। परीक्षा में चीज पूछी जा सकती है, मूल संविधान में इनकी संख्या थी 7 और आज है 6। मूल संविधान का मतलब है 26 नवंबर सन 1949 का वो संविधान जिस पर संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए थे और उसको अंगीकार किया था, तो उसमें थे 7 और वर्तमान में है 6। तो एक कौन सा हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 31 आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और ये यहां पे 32। तो कौन सा हट गया है, कौन सा हट गया है, अनुच्छेद 31 हट गया है और अनुच्छेद 31 का नाम था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 का नाम था संपत्ति का अधिकार और इसको हटाया कब गया, इसको कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको कहां डाल दिया गया, पहले ये भाग 3 अनुच्छेद 31 में था, परंतु अब ये संविधान के भाग 12 में है और अनुच्छेद है इसका 300A, ये आपको ध्यान रखना है। और भाग 12 का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये भाग 12 का नाम है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसका लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया था, इसलिए सरकार ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन लेके आए 1978 में और इसको मौलिक अधिकारों से हटा के कहां डाल दिया, 300A में, अनुच्छेद 300A में डाल दिया। भाग का नाम 12, आप उसको देख सकते हैं। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, पर 300A में जाने के बाद रहा ये अधिकार ही, पहले मौलिक अधिकार था, जब 300A में ट्रांसफर हो गया तो अब भी अधिकार ही रहा, पर ये अब कैसा अधिकार हो गया, ये विधायी अधिकार हो गया, ये विधायी अधिकार हो गया, यानी कि ये कानूनी अधिकार हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप बोलेंगे विधायी अधिकार है या कानूनी अधिकार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले कितने थे 7, अब कितने हैं 6। कौन सा गायब हो गया, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और यह संशोधन कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये बात हुई। अब हम समझ लेते हैं वो 6 अधिकार कौन से हैं, वो 6 अधिकार कौन से हैं और कहां से कहां तक अनुच्छेद है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और मैं आपको इनको याद करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहला जो अधिकार है वो समता या समानता का अधिकार है, यानी कि इसमें ऐसे प्रावधान है, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये विस्तृत है, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये विस्तृत है, आपको ध्यान रखना है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और समता या समानता का अर्थ होता है कि कोई भी भारतीय नागरिक विधि के समक्ष समान होगा, कानून की नज़रों में समान होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसके कुछ अपवाद भी हैं पर उनको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि वो सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, आपके लिए वो इतने काम के नहीं हैं। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी अच्छी बुक लेकर जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है, तो समता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता ऐसे ही पूछा जाएगा कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलना पड़ेगा 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो बोलना पड़ेगा 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब स्वतंत्रता मतलब कहीं भी घूमने की, कहीं भी व्यवसाय करने की, अपने आप को व्यक्त करने की, कहीं भी निवास करने की, इस तरह की स्वतंत्रता आती है। और भी स्वतंत्रता है, गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण आएगा, वो सब चीजें हम देखेंगे, वो स्वतंत्रता में ही आएगा। शिक्षा का अधिकार भी इसमें ही आएगा और जीवन जीने का अधिकार भी स्वतंत्रता में ही आएगा। उसके बाद शोषण, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज, ये अनुच्छेद है, इसके 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मानो, उसका पालन करो, प्रचार करो, आयोजन करो, आपको ये स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद जो चौथा अधिकार है और ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक विस्तृत है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये स्पेशली अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, जो भारत में माइनॉरिटीज हैं, उनकी संस्कृति एवं शिक्षा को संरक्षित रखने के लिए स्पेशली इस अधिकार को दिखाया गया है। और ये अनुच्छेद 19 से 30 तक है, यानी 2 अनुच्छेदों में है। और उसके बाद दी मोस्ट इंपोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार बिल्कुल ऐसा है कि ये ऊपर वाले जो अधिकार हैं, यदि आपके इन अधिकारों को कोई छीन रहा है,
यदि उन ऊपर के अधिकारों को जो ये 5 अधिकार हैं, इनमें से कोई भी अधिकार का, आपके किसी भी अधिकार का यदि हनन हो रहा है, तो ये अधिकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, छठा अधिकार है, ये रामबाण की तरह से काम आएगा, ये दवा की तरह से काम आएगा। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको शक्ति देता है कि आपके अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता। यदि कोई हनन कर रहा है तो आप इस अधिकार को आधार बनाकर कोर्ट में जा सकते हैं तथा अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। 5 प्रकार की रीटों का जिक्र भी इसी के साथ में आता है। तो समता समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 से 30 है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब मैं इनकी आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आपको 14 से शुरू करना है और आपको कैसे याद रहेगा कहां से कहां तक है। तो 14 से 18 गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5। उसके बाद 19, 20, 21, 22 4, उसके बाद 23, 24 2, उसके बाद 25, 26, 27, 28 4, उसके बाद 29, 30 2। और इसको तो चाहे आप रहने भी दें, ये ऐसे याद हो जाएगा। और इसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 में है। तो 5 4 2 4 2, 5 4 2 4 2 ये आपको याद रखना है। 5 4 2 4 2, 5 याद रखना है, या 5 42 42 आप ऐसे याद रख सकते हैं। 14 से शुरू करो और गिनती करो 14 को मिला के 5 की। तो 14, 15, 16, 17, 18 तक है समता का अधिकार। उसके बाद 4, 19, 20, 21, 22 क्या आ गया, स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। उसके बाद 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25, 26, 27, 28 ये आ गया 4, ये गिनना है 4, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 29, 30 5 4 2 4 2 यहां पे क्या आ जाएगा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है और 5 4 2 4 2 के साथ आप याद रख सकते हैं। पर जब आप बार बार इसको अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम इनको पढ़ना शुरू कर देंगे और संभवतः मैं आपको एक एक अधिकार को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को शेयर करना मत भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।